नमस्कार। टॉक्स विद रैशनल पुनियानी में प्रोफेसर राम पुनियानी के साथ बातचीत की इस कड़ी में हम लोग हिंदुस्तान के स्कूलों में जिस तरह की गंदगी फैलती जा रही है, जिस तरह का जहर फैलता जा रहा है, जिस तरह लगातार सांप्रदायिकता का असर स्कूलों में हमें दिखाई दे रहा है, उस पर थोड़ा विस्तार से बात करने और समझने की कोशिश करेंगे। आप जानते हैं मुजफ्फरनगर की घटना, जहां अब तो दुनिया भर के बयान दिलवा दिए गए, लड़के का बयान, बाप का बयान, हम केस नहीं करना चाहते हैं और उसमें सांप्रदायिक एंगल मत देखिए। लेकिन ये एक सच्चाई है कि जो वीडियो आया था, उस वीडियो को देखकर बहुत साफ समझ में आ रहा है कि इतना सीधा मामला नहीं है जितना बताया जा रहा है। एक तो बच्चे के ऊपर इस तरह का अत्याचार ही संज्ञेय अपराध है, और उसमें अगर उसके धर्म का मामला जुड़ा हुआ है तो वो और ख़तरनाक है। अभी ये खबर दबी भी नहीं थी कि जम्मू से खबर आ गई, जो दोहरी खबर है। एक तरफ तो एक लड़का जाके स्कूल के ब्लैक बोर्ड पर जय श्री राम लिखाता है। अब किसी छात्र को स्कूल के बोर्ड पर इस तरह का धार्मिक नारा लिखने की क्या जरूरत है? पहला सवाल तो यहां है। दूसरा सवाल यह है कि उसकी इस हरकत के बाद उसको समझाने, उससे बात करने या उसकी काउंसलिंग करने की जगह प्रिंसिपल और एक टीचर ने उसकी पिटाई का रास्ता अपनाया और इतना पीटा कि वो बीमार हो गया, वो हॉस्पिटलाइज उसको कराना पड़ा। हालांकि मुजफ्फरनगर में कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है और जम्मू में दोनों शिक्षकों को गिरफ्तार कर लिया गया है, निलंबित कर लिया गया है। लेकिन ये दोनों घटनाएं हमको बताती हैं कि किस तरह से स्कूलों में लगातार सांप्रदायिक नफरत की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। और ये सिर्फ दो घटनाएं नहीं हैं, ऐसी घटनाएं लगातार हमारे सामने आ रही हैं। तो आज प्रोफेसर पुनियानी से हम समझेंगे कि एजुकेशन में जो सारा तमाशा पिछले वर्षों में किया गया है, या जो जहर फैलाया गया है, वो स्कूलों में किस तरह से पहुंचा है और उसका क्या असर होगा। सर नमस्कार। नमस्कार अशोक। इस तरह की घटनाएं जब सामने आती हैं, हम लोगों को अपनी स्कूलिंग भी याद आती है और जो भविष्य देश का होने वाला है उसको लेकर चिंता भी होती है। मैं किसी सवाल की जगह सीधे आपसे इस पर थोड़ी विस्तृत टिप्पणी चाहूंगा। जी देखिए, ये वास्तव में जो स्कूलों में आज हो रहा है वो पूरे समाज में जिस प्रकार से नफरत को फैलाया गया है उसका एक प्रतिबिंब है। स्कूल में इसका दूसरा भाग भी है कि जो हमारे स्कूल के सिलेबस को जिस प्रकार से सांप्रदायिकीकरण उसका किया गया है वो भी एक प्रभाव है। और उसके पहले जैसे ये मुजफ्फरनगर की शिक्षिका तृप्ता त्यागी का जो माइंडसेट है, जो उनका दिमाग बना है, वो तो निश्चित रूप से समाज में जिस प्रकार से नफरत को फैलाया गया है। और ये नफरत फैलाने की प्रक्रिया वैसे तो बहुत पुरानी है, 95 साल से, एक साल 125 साल से इस प्रक्रिया की शुरुआत हुई, पर लगातार इसमें इजाफा होता गया है। लगातार इसमें नई नई चीजों को डालकर खास तौर से मुसलमानों के खिलाफ जो नफरत का सिलसिला है उसको और से और गहराया गया है। जैसे ये बात शुरू हुई थी, शुरुआत में हम देखें तो केवल मध्ययुगीन इतिहास से बात चालू हुई थी, मुसलमान राजाओं के मंदिर तोड़ने पर, जबरदस्त धर्मांतरण करने पर, वहां से शुरू हुई। फिर आजादी के आंदोलन के दौरान ये हिंसा को जो फैलाया गया, गाय के नाम पर, सुअर के नाम पर, मस्जिद के सामने संगीत ले जाकर जो दंगे हुए, और अंग्रेजों की जो नीति थी फूट डालो और राज करो की नीति, उसमें दोनों प्रकार की सांप्रदायिकताएं काफी मजबूत थी, इसमें कोई शक नहीं है। और आजादी के बाद भी जवाहरलाल नेहरू ने बहुत सटीक तरीके से कहा था कि दोनों प्रकार की सांप्रदायिकताएं, यानी जो मुस्लिम सांप्रदायिकता हिंदुओं के खिलाफ नफरत फैलाती है, जो हिंदू सांप्रदायिकता मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाती है, ये दोनों प्रकार की सांप्रदायिकताएं खतरनाक है। पर उन्होंने एक बात का भी इशारा किया था कि जो सांप्रदायिकता बहुसंख्यक समाज को लेकर चलती है वो ज्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि वो राष्ट्रवाद का स्वरूप लेती है। अभी जैसे आपने जम्मू की घटना का उल्लेख किया, वो भी अपने आप में पूरी तौर से निंदनीय है, और उसमें भी कोई शक नहीं है कि जिस प्रकार की नफरत उन्होंने वहाँ हिंदुओं के खिलाफ फैलाई है, जो कश्मीर में मुसलमान शिक्षक ने हिंदू लड़के पर जिस प्रकार से किया है, वो कोई कम निंदनीय नहीं है। पर सवाल है कि वैसे पूरे भारत का चित्र देखा जाए तो पूरे पूरे भारत के चित्र में जो ज्यादा नफरत फैलाई गई है वो मुसलमानों के खिलाफ है। दूसरी बात एक देखिए, मुझे एक बात इसमें आश्चर्य भी लगी, और वो सुखद आश्चर्य था कि उसी स्कूल में हिंदू लड़का भी है और मुसलमान लड़का भी है, मुसलमान लड़के भी हैं।
आजकल होता ये जा रहा है कि ज्यादातर जो गेटोइजेशन हो रहा है, जिसमें मुस्लिम एक अलग बस्तियों में रहते हैं, उनके स्कूल ज्यादातर अलग हो गए हैं, और हिंदू बच्चे, मुसलमान बच्चे अलग अलग स्कूलों में पढ़ते हैं। ये भी एक प्रक्रिया है। अब ये स्कूल में दोनों बच्चे साथ में पढ़ते हैं, ये एक अच्छी बात भी है। पर उसमें अगर इस प्रकार के शिक्षक रहे जिनका दिमाग पूरी तरह से सांप्रदायिक किया गया है, तो उसका परिणाम यही है। और दूसरी बात यह है कि जिस प्रकार का ये अपराध तृप्ता त्यागी त्यागी द्वारा हुआ है, ये किसी अर्थ में कुछ पूरे अर्थ में ये निंदनीय इसलिए है कि बच्चों को किसी प्रकार से भी मारना ये अपने आप में एक अपराध है। ये एक दंडनीय अपराध है, और उसके बारे में भी सजा होना चाहिए। दूसरा, एक लड़के को सिंगल आउट खड़ा करके दूसरे लड़कों से उसको मरवाना, इसमें दोनों दोनों प्रक्रियाओं को देखिए। जिस लड़के को मारा जा रहा है उस पर मानसिक प्रभाव क्या होगा, और दूसरा जो लड़के आके उसको मार रहे हैं उनमें किस प्रकार की नफरत की भावना बढ़ेगी। तो अगर स्कूलों में ये हाल है, समाज में ये हाल है, तो हम किस प्रकार के समाज में जा रहे हैं, वो काफी खतरनाक परिस्थिति है। यहाँ मैं आपको एक और चीज याद दिलाना चाहता हूँ कि 1930 में जर्मनी के स्कूलों में भी यहूदियों के खिलाफ इसी प्रकार की नफरत को भरा गया था। ब्लैक बोर्ड पे उन चीजों को लिखना यहूदियों के खिलाफ में, और यहूदियों के खिलाफ नफरत को फैलाना, ये जर्मनी के स्कूलों में भी हुआ था। और वहां बाद में जो फाशीवाद आया, उसने किस प्रकार से जर्मनी को बर्बाद किया, ये हम सब जानते हैं। तो आज सवाल ये है कि कई बार मुझे लगता है कि सांप्रदायिकता बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है। पर हर बार जब नया कोई इस प्रकार का एक्ट होता है, नई प्रकार की गतिविधि होती है, वो पहले की गतिविधि से और भी खतरनाक लगती है। यानी एक इस प्रकार से साइकिल चल रही है जो पुरानी साइकिल से ज्यादा खतरनाक होती जाती है। एक ये स्पाइरल जैसा समाज में चल रहा है। तो हमारे आगे आने वाली पीढ़ी में, जैसे मैं बताना चाहूंगा, ये प्रक्रिया में से पाकिस्तान भी गया है। पाकिस्तान में भी यही प्रक्रिया हुई, जहां हिंदुओं के खिलाफ नफरत फैलाई गई। और मैंने अभी एक वीर संघवी का एक आर्टिकल पढ़ रहा था कि एक हिंदू डिप्लोमेट अपने पाकिस्तानी डिप्लोमेट को मिलने वहां गए थे, कराची या इस्लामाबाद। और जब वो उनके घर गए, मुस्लिम, वो उनका दोस्त था डिप्लोमेट, तो उनकी जो लड़की स्कूल में पढ़ती है, जैसे ही उन्होंने परिचय कराया कि ये मेरे दोस्त हैं, इंडिया से आए हैं, हिंदू हैं, तो लड़की गालियां देने लग गई हिंदुओं के नाम पर। तो ये एक परिणति होती है कि जब हम नफरत की बातों को समाज में फैलाते हैं, स्कूल में उनका प्रतिबिंब आता है, सिलेबस को इसके हिसाब से बदला जाता है, तो उसका परिणाम फिर समाज पे जो है वो तो दंगों के रूप में दिखता है, और स्कूल में इस प्रकार से दिखता है, जो मेरे ख्याल से समाज को पीछे ढकेलने में, सांप्रदायिक रास्ते पर ले जाने के लिए एक बहुत ही खतरनाक रास्ता हमको दिख रहा है। और जम्मू में भी उसी की एक प्रतिक्रिया, जिस प्रकार से वहाँ राजनीति हुई है, वहाँ कारण दूसरे होंगे। वहाँ का मुस्लिम सांप्रदायिकता ने जो अपना रूप अख्तियार किया है, उसके कारण वहाँ के जो मुस्लिम शिक्षक ने जिस प्रकार से हिंदू लड़के को ये लिखने के लिए कहा। अब ये आपने बिल्कुल सही सवाल उठाया कि हिंदू लड़के को वो बोर्ड पे वो लिखने की कोई जरूरत नहीं थी। तो ये भी एक सांप्रदायिकता का नतीजा है कि किस प्रकार से इन लड़कों को प्रेरित किया जाता है ऐसी चीजों को करने के लिए। तो दोनों प्रकार से, दोनों घटनाओं को अगर हम देखें, तो एक बहुत खतरनाक चित्र सामने दिखता है कि जहां हमारे समाज में, हम उस देश में से आए हैं, उस देश में रहते हैं जहाँ एक तरफ पहले सूफी परंपरा हो, भक्ति परंपरा हो, इन्होंने अलग धर्म के लोगों को मोहब्बत के आधार पर जोड़ा। आजादी के आंदोलन में तो सभी धर्म के लोगों ने एक दूसरे के साथ मिलकर जीवन बिताया, और अपनी बॉन्डिंग, अपनी जो आत्मीयता थी, उसको गहरा किया, एक भारतीय पहचान को मजबूत किया। आजादी के बाद भी 30 साल तक सांप्रदायिकता के प्रोपेगेंडा के बावजूद ये हमारी जो एक भारतीय पहचान के आधार पे मजबूत थी, वो काफी अच्छी थी। पर 1980 लेकिन सर यहाँ पे एक सेकंड आपको मैं रोकूंगा।
एक सेकंड के लिए आपको रोकूंगा सर, कि एक तरफ जो गवर्नमेंट का एजुकेशन सिस्टम था वो तो पूरा सेकुलर था, लेकिन उसके पैरेलल आप देखते हैं कि उस समय भी कम्युनल एजुकेशन सेंटर्स की कोई कमी नहीं है। मैं खुद सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़ा हूँ और मैं इस बात की गवाही दे सकता हूँ कि उस पूरी पढ़ाई में 8वीं तक जो मैंने किया है, कैसे आपको धीरे धीरे आपके माइंड को कम्युनल बनाने के लिए ट्रेन किया जाता है। मदरसे भी हैं, ऐसे भी स्कूल हैं जहां मुस्लिम सांप्रदायिकता की ट्रेनिंग दी जाती है। तो इस तरह का एजुकेशन सिस्टम जो हमारा था, उसके पैरेलल ये एक पूरा एजुकेशन सिस्टम चल रहा था। कश्मीर पर तो मैं पूरा एग्जाम्पल से बात कर सकता हूं कि कैसे वहां जमात इस्लामी ने एजुकेशन पे पूरा कब्जा किया और बच्चों के दिमाग को ऐसा बनाया। और सर ये घटना पहली नहीं है, आप देखिए बेंगलोर में और कर्नाटक में हमने देखा हिजाब को लेके जो पूरा तमाशा चला कि लड़कियां हिजाब पहनेंगी तो लड़के गले में रामनामी दुपट्टा डाल के आ गए। कई जगहों पे जो कश्मीरी बच्चों को मारने पीटने का हम देखते हैं। तो पूरे एजुकेशन के कम्युनलाइजेशन का ये एक प्रोसेस चला है। के बारे में भी मैं दो तीन चीजें कहना चाहूंगा। एक तो स्कूली शिक्षा में भी 1998 के बाद से सांप्रदायिकीकरण को बहुत तेजी दी गई, जब से डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी एमएचआरडी मिनिस्टर थे। उसके बाद 2014 से तो उसमें एकदम बढ़ोतरी आई है सांप्रदायिकता को बढ़ाने में। और दूसरी तरफ आपने जो कहा सरस्वती शिशु मंदिर, एकल विद्यालय, इन्होंने अपना रोल किया है। और उसके साथ साथ में ये आप स्कूलों की बात कर रहे हैं, पर समाज में देखिए क्या हुआ। समाज में आरएसएस की शाखाओं ने इस प्रकार के प्रोपेगेंडा में कभी कोई कमी नहीं लाई। और आरएसएस से जुड़े जितने भी संगठन हैं, वो विश्व हिंदू परिषद हो, बजरंग दल हो, वनवासी कल्याण आश्रम हो, सामाजिक समरसता मंच हो, सभी ने इसी प्रकार के मुस्लिम विरोधी प्रोपेगेंडा के आधार पे समाज में काम किया। और सरस्वती शिशु मंदिर में तो बीच में कई स्टडीज आई हैं, उन्होंने किस प्रकार से मुसलमानों के खिलाफ जो प्रोपेगेंडा हो, बाबरी मस्जिद को किस प्रकार से टर्न करके बताया। ये तो बहुत बड़े पैमाने पर किया गया। सरस्वती शिशु मंदिर में एकल विद्यालय भी है और ये सरस्वती शिशु मंदिरों का जाल बहुत बड़े पैमाने पर बड़ा है। तो अभी अभी आज की अगर हम परिस्थिति में देखें तो एक तो ये जो समांतर एजुकेशन सिस्टम आरएसएस के लीडरशिप में आता है, उसमें तो इस प्रकार की सांप्रदायिकता है ही। साथ ही साथ जो हमारी ऑफिशियल सो कॉल्ड ऑफिशियल एजुकेशन सिस्टम है, एनसीईआरटी की किताबों में भी ये बदलाव 2014 के बाद तो तेजी से आ गया है। तो कुल मिलाकर लुब्बलुआब ये है कि आज बच्चों के सामने केवल एक ही व्यू पॉइंट प्रेजेंट किया जाता है, मुसलमान विरोध का। और जैसे कश्मीर में आप देखेंगे तो जमात इस्लामी वो हिंदुओं के खिलाफ उस प्रकार की बात को करेगी। तो आज की जनरेशन के नौजवान बच्चे, लड़के लड़कियां किस प्रकार से के विचारों से आएंगे, मुझे वही पाकिस्तान की उस लड़की की याद दिलाती है जो एक हिंदू अधिकारी को देखकर तुरंत गालियां देना चालू कर देती है और नफरत की बातें करना चालू कर देती है। तो सांप्रदायिक राजनीति का समाज में प्रभाव और उसका शैक्षणिक संस्थाओं में आना, और तीसरा सिलेबस में उसको लाया जाना। अब शिक्षकों का जो प्रभाव है वो तो समाज से वो लाते हैं, समाज से लाते हैं, वो किस प्रकार से उनकी ट्रेनिंग होती है वो एक प्रकार की बात है। तो मोटे तौर पे कहा जा सकता है कि ये प्रक्रिया एक बहुत खतरनाक मोड़ पर है। और मैंने इसी से आपको जर्मनी का भी उदाहरण दिया। 1930 के जर्मनी के स्कूलों में यहूदियों के खिलाफ, यहूदी बच्चों के लड़कों के, यहूदी लड़के लड़कियों के खिलाफ भी इस प्रकार का प्रोपेगेंडा 1930 के जर्मनी में भी था। ऐसे में सर अगर हम देखें, एक तरफ ऑफिशियल जो कोर्स है उसको भी बदला जा रहा है, उसको सांप्रदायिक किया जा रहा है। दिन रात व्हाट्सएप पे तो जो चलता है वो चलता ही है। और बिल्कुल आपने सही कहा कि शिक्षक भी इसी समाज से जाते हैं और बच्चे भी इसी समाज से आते हैं। मैं आपको बताऊं, नीरज चोपड़ा जो हमारे जेवलिन थ्रोवर हैं, जिन्होंने अभी वर्ल्ड चैम्पियनशिप जीती है, हमारे शानदार प्लेयर हैं, उनके माँ पिताजी का मैं इंटरव्यू देख रहा था, जिसमें इंटरव्यू करने वाला पूछ रहा है कि पाकिस्तान को हराया है, कैसा लग रहा है। और जितना खूबसूरत उन लोगों ने जवाब दिया कि एशिया में मेडल आया, ये शानदार बात है, इसमें भारत और पाकिस्तान की बात नहीं होती है। जब आप फील्ड में जाते हैं तब आप रिप्रेजेंट करते हैं अपनी अपनी कंट्री को और फिर आपका कोई दोस्त नहीं होता है, लेकिन फील्ड के बाहर आप सब अच्छे दोस्त होते हैं। जिस तरह की बातें हम अपने माँ बाप से सुनते आए हैं। तो ये जो पूरा कम्युनलाइजेशन हो रहा है सर, उसमें इस तरह की ट्रेनिंग जो घरों में मिलती थी वो धीरे धीरे इसकी उलट ट्रेनिंग मिलनी शुरू हो रही है। आपको क्या लगता है कि भविष्य किस तरह का होने वाला है? ये मैं जानता हूँ बड़ा एब्सर्ड सा सवाल है, और इसको रोकने के लिए क्या किया जा सकता है? देखिए, भविष्य में अगर चीजें इसी प्रकार से चलती रही तो मुझे तो कोई उम्मीद नहीं है
कि हम एक जैसे बाराक ओबामा ने नरेंद्र मोदी से बात करते समय जो बात कही कि अगर मुसलमानों के खिलाफ इसी प्रकार से नफरत चलती रही तो भारत को इकट्ठा रखना मुश्किल हो जाएगा। ये बाराक ओबामा के शब्द हैं, जो खैर वहां के बिडेन नहीं कह पाए तो उन्होंने कहा। एक ये भविष्य का तो खैर अंधकार दिख रहा है। दूसरा, इसके खिलाफ क्या होना चाहिए, ये मैं निश्चित रूप से मुझे लगता है बहुत कुछ किया जा सकता है, पर हम कर पाएंगे कि नहीं ये एक कठिन सवाल है। जैसे जैसे आपके जैसे चैनल और बहुत सारे चैनल ऐसे सद्भावना के संदेशों को लोगों तक ले जाएं, और मैंने ऐसे बहुत सारे अच्छे एपिसोड देखे हैं। उस दिन मैं बात कर रहा था अपने मित्र सोहेल हाशमी से, उनका पूरा 12 एपिसोड का एक ये सीरीज है हिंदुस्तान की कहानी, जहां वो भारत की मिली जुली सभ्यता संस्कृति की बात करते हैं। और ऐसे बहुत सारी चीजें हमारे पास उपलब्ध हैं। और मैं इसमें ये भी जोड़ दूं, जैसे अनंत पटवर्धन की एक बहुत बेहतरीन सीरीज है विवेक रीजन, उनकी डॉक्यूमेंट्रीज भी हैं। अभी तो इसमें मैं आपका भी नाम जोड़ देता हूँ और थोड़ा सा खुद का भी नाम जोड़ देता हूँ कि मैंने भी इस पर अरे आपने बहुत सारा काम किया है सर। 2 सीरीज मैंने भी की है इंग्लिश और हिंदी में, जो इस प्रकार के सिले। पर अशोक, सवाल ये है कि हमारी बातें लोगों तक पहुंच नहीं रही। हमारी पहुंचने की सीमा बहुत कम है। 3 लाख का व्यूअरशिप, 4 लाख का व्यूअरशिप, हम बहुत खुश हो जाते हैं। देश में 130 करोड़ लोग हैं। तो ये लोगों तक पहुंचाने का मैकेनिज्म जो होना चाहिए वो हमारे पास नहीं है। आज देखिए, वास्तव में बात यह है कि आरएसएस एक एक घर तक पहुंच रहा है, या शाखाओं के माध्यम से, या सोशल मीडिया के माध्यम से, या आईटी सेल के माध्यम से, या व्हाट्सएप के माध्यम से। और उस मामले में एक गांव का कार्यकर्ता, गांव के व्यक्ति के पास आरएसएस की जो बात पहुंचती है, वही बात आपको पांचजन्य में मिलेगी, ऑर्गेनाइजर में मिलेगी, आरएसएस से जुड़े हुए बड़े नेताओं की मिलेगी। उनका एक पूरा नेटवर्क है। जबकि आप और मैं, हम अपने स्टूडियो में या अपने स्टडी रूम में बैठ के छोटा मोटा काम करते हैं, पर ये समाज में पहुंच नहीं रहा। इसलिए मेरी एक कल्पना थी कि क्यों ना हम जो हमारे आंदोलन के साथी हैं उनसे रिक्वेस्ट करें कि आप अपने अपने ऑफिसेस में सामाजिक चेतना को विस्तृत करने के लिए आप 15 दिन में एक बार, महीने में एक बार वीडियो प्रोग्राम्स, डॉक्यूमेंट्री शोज कराइए। और इसी सिलसिले में मुझे अभी शबनम हाशमी ने एक प्रोग्राम शुरू किया है, मेरे घर आके तो देखो। क्योंकि अभी हिंदू मुसलमानों में जो खाइयां हो गई हैं, अब वो पाटने का तो वही तरीका है जो संत कबीर कहते थे, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल हो सुभाए। तो ये आपस का जो मिलना है उसका तो कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। और ऐसे ही मैंने देखा, अभी फराज खान नाम के मेरा एक नौजवान दोस्त है, उसने एक बहुत अच्छा वीडियो बनाया, पर ये आइसोलेटेड है, इनकी पहुंच ही नहीं है समाज में। तो अशोक, मैं एक बात से बहुत आश्वस्त हूँ कि हमारे पास मटेरियल बहुत अच्छा है, और दूसरी बात से इतना ही दुखी हूं कि ये मटेरियल लोगों तक नहीं पहुंच रहा। और वो हमारे आंदोलन के सामने, हमारी राजनीतिक पार्टियां जो सेकुलरिज्म, धर्मनिरपेक्षता चाहती हैं, उनके सामने एक चुनौती है। और वो अगर इसको एक चुनौती के रूप में लें तो निश्चित रूप से हम समाज की परिस्थिति को सुधारने में एक मदद ला सकते हैं। वो गांधी के मूल्य हों, या कबीर के मूल्य हों, या निजामुद्दीन औलिया के मूल्य, एक एक व्यक्ति, इनमें इतने महान चीजें उन्होंने कही हैं जिसका कोई अंत नहीं है। तो सवाल ये है कि हम कहाँ तक पहुंचा सकेंगे। अभी मैं गांधी की बात कर रहा हूँ, अभी तो गांधी के जो हत्यारे हैं और गांधी की विचारधारा को जो नष्ट करने वाले हैं, आपने भी उस पर किताब लिखी है, उनका दबदबा चल रहा है। और लोग तो, मैं अभी संविधान की बात करूंगा, संविधान बराबरी की बात कर रहा है। अभी आपको याद होगा 15 अगस्त को प्राइम मिनिस्टर के एडवाइजर लिखते हैं कि ये संविधान को फेंक दिया जाना चाहिए और नया संविधान लाना चाहिए। और खास तौर से उन्होंने आखिर में, अपने लेख के आखिर में कहा कि इसमें जो शब्द हैं सेक्युलरिज्म, सोशलिज्म, इक्वालिटी, इसको हटा दिया जाना चाहिए। तो अब ये माहौल में हमारे सामने जो चुनौतियां हैं वो पहले से कितनी बड़ी होती जा रही हैं, इसकी केवल आप कल्पना कर सकते हैं। लेकिन इन सब के बीच एक मज़ेदार चीज़ ये है कि जो मैं आपको उदाहरण दे रहा था कर्नाटक का, हम सब ने देखा कि तकरीबन 1.5 से 2 साल तक कर्नाटक में सांप्रदायिकता का जितना नाटक हो सकता था, मैं नाटक ही कहता हूँ उसको, उतना किया गया। हिजाब को लेके, किसी को लेके, किसी को लेके। चुनाव जब आया तो जनता ने वो सारा नाटक एक तरफ कर दिया और भारतीय जनता पार्टी को ऐसी हार दी कि साउथ से दक्षिण भारतीय जनता पार्टी लगभग साफ हो चुकी है। लगभग क्या, सीधे साफ हो चुकी है। साउथ में महाराष्ट्र के नीचे जो है वो भारतीय जनता पार्टी है नहीं। अभी की स्थितियां ऐसे समझ में आ रही हैं सर कि इन सब के बीच रक्षाबंधन पे 200 रुपये
सिलेंडर का दाम कम करने की घोषणा करनी पड़ती है। कम होगा कि नहीं होगा वो तो हम देखेंगे। मध्य प्रदेश में सांप्रदायिकता के सारे खेल के बावजूद शिवराज सिंह चौहान कभी रक्षाबंधन पे 200 रुपये का गिफ्ट देते हैं, कभी कुछ करते हैं। वो लास्ट में जनता को रेवड़ियाँ बांटने वाला जो तरीका है वही उनके समझ में आता है। यानी सर मैं कहना ये चाह रहा हूँ और आपसे समझना ये चाह रहा हूँ कि सांप्रदायिकता ठीक है, कई बार इस तरह की खबरें आती हैं, बहुत ऊपर ऊपर दिखती हैं और बहुत ज़्यादा खतरनाक लग भी रही है, मैं इससे कहीं इंकार नहीं कर रहा हूँ। लेकिन क्या ऐसा नहीं है कि पूरी जनता को सांप्रदायिकता से ही हांका नहीं जा सकता है? जनता का एक हिस्सा आज भी जो है सिर्फ सांप्रदायिकता के नाम पर वोट देने को तैयार नहीं है, या मैं कहूं कि सांप्रदायिकता के नाम पर वोट देने को तैयार नहीं है। क्या वो जनता उम्मीद नहीं जगाती है? देखिए अशोक, मैं आपसे 100% सहमत हूँ। आज भी मेरी मान्यता है कि धर्मनिरपेक्षता पे मानने वाले लोग समाज में ज्यादा हैं। पर सवाल ये है, धर्मनिरपेक्ष तो ग्रुप जो हैं या पार्टीज जो हैं वो बिखरी हुई हैं, जबकि सांप्रदायिक पार्टी एक मजबूत मुट्ठी के रूप में काम कर रही हैं। और आपने कर्नाटक का उदाहरण बहुत अच्छा दिया, ये बहुत उम्मीद जगाता है। और फिर भी मैं कहना चाहूंगा कि एक तो अपोजिशन पार्टीज की यूनिटी अभी कल परसों आजकल उनकी जो मीटिंग है वो सफल हो, इंडिया इंडिया कोलिशन सफल हो, नंबर एक। नंबर दो, दूसरा ये होना चाहिए कि जो हमारे सामाजिक आंदोलन के संगठन हैं, और ये भी आपको बताना चाहता हूँ कि भारत में सामाजिक आंदोलन वाले बहुत संगठन हैं। वो महिलाओं के क्षेत्र में हो, मजदूरों के क्षेत्र में हो, दलितों के क्षेत्र में हो, आदिवासी के क्षेत्र में बहुत संगठन है। पर सवाल यह है कि इनमें एक बिखराव सा है और एक उसमें मजबूत ताकत नहीं दिखाई देती। वो अपने अपने काम में बहुत प्रतिबद्धता से, कमिटमेंट से काम करते हैं, पर उसका जो इम्पैक्ट होना चाहिए मुझे लगता है वो समाज में कहीं मिसिंग है। और तीसरा, अगर जो 2024 में बीजेपी को आप हरा भी दें, और इसके लिए मैं पूरी कामना करता हूं, अगर आप हरा भी दें तो भी ये जो समाज में जो जहर फैलाया गया है उसके लिए विशेष रूप से काम करना जरूरी है। बिना काम किए वो केवल बीजेपी को हारने से सांप्रदायिकता खत्म नहीं होने वाली। पर हाँ, बीजेपी को हराने से हमें वो ग्राउंड मिल जाएगा, वो आधार मिल जाएगा, जिससे हम सांप्रदायिकता को हराने के लिए जमीनी लेवल पे उस प्रकार की सोच को निरस्त करने के लिए हमें ज्यादा शक्ति मिलेगी, ज्यादा विश्वास मिलेगा, और उसको हम ज्यादा अच्छे से कर पाएंगे। इसलिए वो तो एक प्री रिक्विजिट, यानी वो तो एक आधारभूत बात है कि बीजेपी को हराया जाना चाहिए। पर वो एक स्टार्टिंग पॉइंट है कि जब हमारा काम हमको और मजबूती से करने की जरूरत है। आपके जैसे चैनल और ये विचार सद्भावना वाले मेरे घर आके तो देखो टाइप कार्यक्रम, और जो लोगों को जोड़ते हैं इस प्रकार के कार्यक्रम को, और हम मजबूती से कर पाएंगे, ये मेरी पूरी उम्मीद है। इसमें एक बात मैं, आप जब कह रहे थे तो मैं तुरंत याद कर रहा था कि दुनिया में जहाँ जहाँ तानाशाही लागू हुई, तानाशाह तो चले गए लेकिन वो देश इतनी जल्दी नॉर्मल नहीं हो पाया। अगर ईदी अमीन का एग्जाम्पल लें, ईदी अमीन तो चला गया, 8-9 साल सत्ता में रहा, लेकिन उसके बाद भी खून खराबा जारी रहा। उसके बाद जो शासक आया उसको भी अपदस्थ किया गया, और उसके बाद जो शासक आया वो तब से अभी तक मुझे लगता है कि तकरीबन 30 साल से वहाँ का शासक बना हुआ है और एक तरह की तानाशाही है। पाकिस्तान में जियाउल हक तो चले गए, एक्सीडेंट में उनकी डेथ हुई, जियाउल हक चले गए, लेकिन वहाँ सांप्रदायिकता ख़त्म हो गई या वहाँ पर ये जो पागलपन था, उन्माद था, ये ख़त्म हो गया, ऐसा नहीं है। ऐसे मैं 25 एग्जाम्पल दे सकता हूँ। स्टालिन चला गया लेकिन उसके बाद रशिया ही बिखर गया, पूरा सोवियत संघ बिखर गया। ऐसे दुनिया भर के एग्जाम्पल दिए जा सकते हैं अलग अलग देशों के। तो ये तो सच्चाई है सर कि अगर सत्ता चली भी जाती है तो समाज के अंदर जो आधार है वो आधार इतनी आसानी से ख़त्म नहीं होता है। एक आखिरी बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप खुद प्रोफेसर रहे हैं और मैं जानता हूं, एक छात्र रहते हुए भी हम लोग आपको जानते थे, और मैं जानता हूं कि आपने सबसे लंबा समय अगर कहीं दिया है तो छात्रों के बीच वर्कशॉप करने में दिया है। आपको अगर कहा जाए कि दिल्ली में इंटेलेक्चुअल्स के बीच वर्कशॉप करना है तो आप कहेंगे कल बताऊंगा, लेकिन आपसे अगर मैं कहूं सर छात्रों के बीच में वर्कशॉप करना है तो आप कहेंगे मैं आ रहा हूं। तो छात्रों के बीच आप लगातार जाते रहे हैं, मुझे लगता है पिछले 3-4 दशक से आप जा रहे हैं। कुल मिला जुला के आपका अनुभव छात्रों के साथ कैसा है? देखिए, मैं अशोक इसमें आपको बहुत सकारात्मक बात बताना चाहूंगा कि छात्रों में, नवयुवकों में, नवयुवतियों में मेरा अनुभव बहुत अच्छा है, क्योंकि उनमें कितने भी पूर्वाग्रह हों उनको तोड़ना बहुत मुश्किल नहीं जाता। और मेरा खुद का तो अनुभव रहा है कि काफी इनसे बातचीत से काफी चीजों को आप स्मूदन आउट कर सकते हैं। अब है कोई हार्ड नट जिसको अंग्रेजी में कहते हैं वो हो, उसको छोड़ दिया जाए तो बाकी तौर पे छात्रों के साथ और युवकों के साथ अनुभव बहुत ही अच्छा रहा है।
और सवाल है, उस प्रकार की कार्यशालाएं भी आजकल नहीं हो रही उतनी। और आपकी ये बात बिल्कुल सही है कि जैसे तानाशाह चले भी गए और वो अपना प्रभाव बहुत दिन तक छोड़ जाते हैं। उसमें मैं एक ही बात आपका जोड़ना चाहता हूँ, आपकी बात बिल्कुल 100% सही है। पर ये जो आरएसएस की तानाशाही है, ये थोड़ी अलग प्रकार की है। इसकी जड़ें जो हैं समाज में बहुत गहरे रूप से गई हुई हैं। तो इसको जानने में और भी वक्त लगेगा, अगर हम 2024 से उसकी शुरुआत कर सके तो। पर हाँ, जहां तक आपका ये सवाल था कि छात्रों में वो तो मेरी मान्यता उसी बात पर है। आज भी मैं मानता हूँ कि भारत में धर्मनिरपेक्षता को मानने वाले लोग कम हैं, पर क्योंकि वो थोड़े से सहमे हुए हैं, बिखरे हुए हैं, इसलिए उनका प्रभाव उतना दिखता नहीं है। तो सांप्रदायिकता एक बड़ा खतरा है। स्कूलों में, कॉलेजों में इसका पहुंचता जाना अंधेरे भविष्य की ओर इशारा कर रहा है। और जब मैं अंधेरा भविष्य कह रहा हूं तो ये सिर्फ मुसलमानों का अंधेरा भविष्य नहीं है, ये पूरे देश का अंधेरा भविष्य है। सरदार पटेल का एक वीडियो कुछ दिनों पहले मैंने ट्विटर पर लगाया था, जिसमें सरदार पटेल साफ साफ कहते हुए नजर आते हैं कि बंटवारा हो गया, बंटवारा अब अतीत का मामला है, भूतकाल का मामला है। अगर बंटवारे के बाद अब भी हम ये सोचते हैं कि मुसलमानों को बाहर निकाल देंगे तो ये एक शैतानी सोच है। इसी में वो कहते हैं कि आरएसएस हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता है और ज़बरदस्ती हिंदू विधान जो है वो सबके ऊपर लादना चाहता है, और जोड़ते हैं कि कोई भी सरकार इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती। बहुत जल्द सरदार पटेल पर एक डिटेल वीडियो, सरदार पटेल और आरएसएस के संबंध पर एक डिटेल वीडियो लेके आ रहा हूं। और सरदार पटेल मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं कि उनका नाम लेकर बहुत कुछ जस्टिफाई करने की कोशिश की जाती है, लेकिन जोर मेरा उनकी बात पर है यहां कि विभाजन या सांप्रदायिकता के चलते जो कुछ हुआ वो 1947 में हो गया, वो 1948-49 में कह रहे हैं कि अतीत की घटना है। अब तो उसको 70 साल से ज़्यादा बीत गए। तो अब उन चीज़ों को, इतिहास की उन चीज़ों को दोबारा लेकर आना, उनके चलते नफरत पैदा करना, और स्टूडेंट्स के बीच में शिक्षक एक ऐसी चीज़ होता है जिसके लिए हर छात्र बराबर होना चाहिए। अगर शिक्षक ही छात्रों के बीच में भेदभाव करने लगेगा तो यकीन जानिए कि जिनके फेवर में है वो भी ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाएंगे, और जिनके खिलाफ है उनके मन में तो एक ग्रंथि बन ही जाएगी। तो आज हम ये बात आपसे शेयर करना चाहते थे। सर की चिंताएं आपके समझ में आ रही होंगी। जितनी भी थोड़ी सी आवाज़ है, जितनी भी थोड़ी सी ताकत है, उसको लेकर जनता के बीच में जाइए, अपनी बात कीजिए, ताकि इस खतरे को जितना हो सके उतना कम किया जाए। थैंक यू सर। अगले हफ्ते फिर किसी ऐसे इशू पे बात करते हैं। थैंक यू। धन्यवाद अशोक। थैंक यू।